वेलकम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड लिसनर्स। मैंने कोशिश की कि आपके साथ मैं ऑनलाइन सेशन कर सकूं टू डिस्कस दिस पेपर ऑफ 2014, लेकिन ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम ऑनलाइन सेशन हमारा सक्सेसफुली कंटिन्यू नहीं हो सका, इसलिए मुझे उसको वाइंड अप करना पड़ा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसकी रिकॉर्डिंग करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, फर्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। Who is called the intellectual father of French Revolution? तो आपको पता है कि इसका आंसर है रूसो, लेकिन रूसो से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन को भी रिकॉल करते हैं। 1712 में रूसो पैदा हुआ एट जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, और 1778 में इसकी डेथ हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसका ईयर 1789 है, तो रूसो की जो डेथ ईयर है उसको देखें। रूसो की डेथ जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले हो गई थी। अब ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि उसकी डेथ पहले हुई, बाद में हुई, या कितने साल पहले हुई। तो ये आपको अगर दोनों ईयर्स याद होंगे तो आप उसे इमीडिएटली कैलकुलेट करके आंसर कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपने बहुत कूल और काम रहना है और चीज़ों को आपने लॉजिकली कोरिलेट करके उनका राइट आंसर सर्च करनी है और उसको टिक करना है। हु इज़ कॉल्ड स्विस बॉर्न फिलोसोफर ऑफ 18th सेंचुरी? तो 18th सेंचुरी का फ़िलासफ़र और जो स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुआ और फ्रेंच फ़िलासफ़र जाना जाता है वो भी रूसो है। रूसो की ये जो राइटिंग है, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, इसमें रूसो दो तरह की इनइक्वालिटीज़ की बात करता है। एक नेचुरल इनइक्वालिटी है और दूसरी आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि रूसो ने इस राइटिंग के अंदर कितनी तरह की इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस किया है। तो एक है नेचुरल इनइक्वालिटी और दूसरी क्या है, आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी। इसके अलावा अगर हम रूसो की एक और मास्टरपीस की बात करें तो वो है दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा जनरल विल का कॉन्सेप्ट है, और सॉवरेनिटी के हवाले से जो रूसो का कॉन्सेप्ट है वो पॉपुलर सॉवरेनिटी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में यूज़ होने वाला जो स्लोगन था, जो 3 डिफरेंट राइट्स की बात करता था, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सा स्लोगन था। जनरल विल एज कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये रूसो पिछली स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेजेंड की तरफ चलते हैं, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इसको इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट डज इट मीन मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। कार्ल मार्क्स का ये बिलीफ था कि हिस्ट्री और हिस्टोरिकल इवेंट्स की जो मेकिंग फोर्सेस हैं, जो इसके ड्राइविंग फोर्सेस हैं, वो इकोनॉमी है, वो मटेरियल फोर्सेस हैं, इकोनॉमिक फोर्सेस हैं। अगर कार्ल मार्क्स की कंप्लीट नेम की बात की जाए तो कार्ल हेनरिश मार्क्स जर्मन पॉलिटिकल फिलोसफर है, और 1818 में इसकी बर्थ हुई और 1883 में इसकी डेथ हुई। इससे पहले हेगल भी एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल फिलोसफर गुजरा है कार्ल मार्क्स से पहले, वो भी जर्मन पॉलिटिकल फिलोसफर है। हेगल का हिस्ट्री के बारे में और हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? हेगेलियन डायलेक्टिक्स उसे कहा जाता है, जिसमें वो रीज़न और आइडिया की बात करता है। हेगल के ऊपर मैं आपके साथ एक कंप्लीट वीडियो शेयर करूंगी। तो कार्ल मार्क्स 19th सेंचुरी का पॉलिटिकल फिलोसफर है। द जर्मन आइडियोलॉजी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, डास कैपिटल, ये कार्ल मार्क्स की मेजर राइटिंग्स हैं। क्लासलेस सोसाइटी का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया, सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट दिया, कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही फेमस है। इसके अलावा और जो कार्ल मार्क्स के बेसिक जैसे बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट, ये कॉन्सेप्ट्स भी कार्ल मार्क्स की जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उनसे लिए गए हैं। तो ये जितनी इस तरह के मेजर कोट्स और कार्ल मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो आपने याद रखनी है और उसको आपने भूलना नहीं है। मैन बाय नेचर इज़ अ सोशल एंड पोलिटिकल एनिमल इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ द फिलोसफी ऑफ, तो ये ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल। द ऑथर ऑफ द बुक द लॉज, तो ये भी ग्रीक फिलोसफर प्लेटो। द सेंटर ऑफ लर्निंग टू द ग्रीक्स वाज द सिटी स्टेट ऑफ एथेंस, और एथेंस और स्पार्टा ये दो बहुत ही फेमस ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं। उसके बाद बात हो रही है कि कौन सा जो पॉलिटिकल फिलोसोफर है वो सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट है।
तो ये थॉमस हॉब्स है। थॉमस हॉब्स 1588 से 1679 इसका जो बर्थ ईयर और डेथ ईयर है वो भी आपने याद रखना है। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो, ये इनका करेक्ट ऑर्डर है। जब आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे तो आपने अब इनमें आपने इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट द स्टेट ऑफ नेचर वो याद रखना है, अबाउट पॉलिटिकल सॉवरेनिटी वो याद रखना है, पार्लियामेंट और सोसाइटी को ये कितनी वैल्यू देते हैं, कौन पार्लियामेंट को ज़्यादा वैल्यू देता है और कौन पब्लिक को ज़्यादा अहमियत देता है और कौन मोनार्क को ज़्यादा अहमियत देता है, ये डिफरेंस भी आपने याद रखना है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तीनों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और व्हाट डज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है क्या और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ये थ्योरी क्या कहती है कि क्या स्टेट एक डिवाइन क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन है या स्टेट एक मैन मेड इंस्टीट्यूशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किस थ्योरी को सेट बैक करती है, ये सारे अंडरस्टैंडिंग आपके क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको बता इसलिए नहीं रही कि फिर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेंगे, सर्च नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, रिकॉल नहीं करेंगे तो आपको भूल जाएगा। तो ये सारे आंसर्स आपने कमेंट सेक्शन में करने हैं। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये इसका राइट आंसर है। सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस, ये आंसर होता अगर यहाँ पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती। जुडिशियल रिव्यू की अगर बात की जाती तो फिर अमेरिका की बात होना भी ज़रूरी था। तो यहाँ पर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, सो करेक्ट आंसर क्या है कि डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। The Congress sits at place in Washington DC is called Capitol Hill. याद रखिए ये अमेरिकन कांग्रेस की बात हो रही है। डाउनिंग स्ट्रीट अगर होता तो शायद आप फ़ौरन रिकॉल करते कि ये कहाँ की बात हो रही है, ये लंदन की बात हो रही है, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लोकेशन है उसकी बात हो रही है। तो चीज़ों को कोरिलेट करके याद रखिए। द टाइटल ऑफ फॉर्मर एम्पर ऑफ रशिया वाज ज़ार, तो यहाँ पर आपने मुझे ये भी बताना है कि जो ज़ार एम्पायर थी उसको ओवरथ्रो कब किया गया, किसने किया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने कहीं पर भी कुछ सर्च नहीं करना, बल्कि अभी तक जितनी आपने क्रैमिंग की है और जितनी लर्निंग की है उसको सामने रखते हुए आपने मुझे इसका आंसर करना है। द वर्ड रैक्स स्टैंड्स फॉर, तो इसका मतलब है किंग, ये मेल सॉवरन की बात है। ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्वीन, क्राउन ये दोनों टर्म्स भी आ रही हैं। तो मेल सॉवरन, अगर आप रैक्स को सर्च करेंगे, इसके डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो मेल सॉवरन आपको इसका आंसर मिलेगा। तो इसका आंसर आपने द किंग करना है। द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ फ्रांस बिगिनस विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, और 1789 के साथ ही फ्रांस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है वो शुरू हो जाती है क्योंकि फर्स्ट रिपब्लिक इसके बाद से बनी। और इस वक्त जो करंट फ्रांस है वो किस रिपब्लिक की कंटिन्यूएशन है, और ये भी आपने याद रखना है। इस वक्त फ्रांस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रैक्टिस है वो कब डिज़ाइन किया गया, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। The American Declaration of Independence was proclaimed on 4th July 1776, तो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के जो आथर थे, जो इसके फ्रेमर्स थे, उनको हमने कल के MCQ में डिस्कस किया था। उनका नेम भी बताइए, और उनके अलावा और नेम्स भी हैं, वो 4-5 नेम्स हैं, तो वो 4-5 नेम्स आपको ज़बानी याद होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी एज ए फार्मूला वाज द आइडिया ऑफ जेरमी बेंथम, और इस स्कूल को क्या कहते हैं, स्कूल ऑफ थॉट को क्या कहते हैं। सिर्फ यूटिलिटेरियन आपने याद नहीं रखना, इसमें जो हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, और इसके अलावा इंडिविजुअलिज्म को भी आपने इसके साथ को रिलेट करना है यूटिलिटेरियन के साथ। और इंडिविजुअलिज्म जो थ्योरी है उसके नज़दीक सोसाइटी और इंडिविजुअल्स, वो दोनों में से ज़्यादा अहमियत किसको देते हैं। और आपने ये भी बताना है कि जो इंडिविजुअलिस्ट हैं क्या वो जो मोनिस्टिक अप्रोच है सॉवरेनिटी की उसको सपोर्ट करते हैं, या वो जो डुअलिस्ट अप्रोच है और प्लूरलिस्ट अप्रोच है उसको सपोर्ट करते हैं। आगे चलते हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल थाट बिगिनस विद मैकियावेली, मैकियावेली के बारे में जितनी भी डिटेल आपको पता है वो सारी आपने कहीं से सर्च किए बगैर पहले कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करनी है, और उसके बाद फिर आप उसको फर्दर सर्च करेंगे याद रखने के लिए। इसकी फेमस बुक कौन सी है, इसकी पॉलिटिकल थॉट्स क्या थे, इसका बर्थ ईयर क्या था, डेथ ईयर क्या था।
प्लेटो वाज एन आइडियलिस्ट। अब आइडियलिज्म एक थ्योरी है। हेगल को हम डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे कि हेगल इज़ वन अमंग द फाउंडिंग आइडियलिस्ट्स ऑफ जर्मन। तो आइडियलिज्म थ्योरी के मुताबिक भी आपने मुझे दो चीज़ों का आंसर करना है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टेट। स्टेट का रोल क्या है, क्योंकि ये सेंट्रल क्वेश्चन आपने सामने रखना है। तो आप आइडियलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, इन सारी अप्रोचेस को आंसर कर सकेंगे। Two treatises on civil government constitute the basic source of political thought। तो ये जॉन लॉक, अभी मैंने आपको बताया थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, तो इनको आपने इनके करेक्ट ऑर्डर से ही याद रखना है और उनकी एग्जैक्ट आपने बर्थ ईयर और डेथ ईयर भी याद रखनी है और उसी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि ये किस सेंचुरी के हैं, क्योंकि हो सकता है आपको बर्थ ईयर डेथ ईयर दोनों पता हो लेकिन वहाँ पर वो सेंचुरी पूछ रहा हो तो आप एकदम से कन्फ्यूज़ हो जाएं कि आपको तो पता ही नहीं है। मार्क्स एंड एंगल्स प्रोड्यूस द फेमस बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, बहुत फेमस है, ये आ सकता है पेपर में क्वेश्चन। सियासतनामा एंड मजमा अल वसाया, ये दोनों किताबें एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है वो आपसे राइटर ना पूछे लेकिन ये पूछ ले कि इन दोनों का जो कंटेंट है वो किस चीज़ से डील करता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है। और निज़ामुल मुल्क तूसी की बुक्स हैं। मॉन्टेस्क्यू बाय बर्थ बिलोंग टू फ्रांस और उसके बाद ये अमेरिका गया, वहाँ पर इसने विज़िट किया और ये यूके भी गया, उसको भी इसने विज़िट किया। तो ये इसकी एक बहुत फेमस बुक भी है डेमोक्रेसी के ऊपर, वो भी आपने देखनी है और उसका नाम भी मुझे बताना है। और इसकी एक बहुत फेमस कोट भी है, वो भी आपने मुझे बतानी है। इसके अलावा जो मॉन्टेस्क्यू है उसका यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या रोल है वो भी आपने एक्सप्लेन करना है। अल-गज़ाली वाज ए फिलोसोफर ऑफ 11th सेंचुरी, क्योंकि ये 1058 में पैदा हुए थे। सेपरेशन ऑफ एथिक्स एंड पॉलिटिक्स वाज द प्रिंसिपल नोशन इन द फिलोसफी ऑफ मैकियावेली। अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एज मोस्ट सूटेड टू फेडरल स्टेट्स। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का कौन सा जो चैम्बर है वो फेडरेशन को और फेडरलिज्म को सपोर्ट करता है। अहिया अल अलूम इज़ द वर्क ऑफ अल-गज़ाली। ही इज़ फेमस फॉर हिज वर्क मुकदमा, तो ये इब्न खल्दून है। बोल्शेविक मूवमेंट इन रशिया वाज लेड बाय व्लादिमीर लेनिन, और उस वक़्त लेनिन की एज कितनी थी ये आपने बताना है। ही इज़ नोन एज द मेजर थ्योरिस्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वेबर, ये भी जर्मन पॉलिटिकल साइंटिस्ट गुजरे हैं। कल्चरल रेवोल्यूशन इन चाइना वाज लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ मो ज़ेडोंग, जिनकी सुपरविजन में जो मॉडर्न चाइना है उसकी बुनियाद रखी गई। कब रखी गई ये आप बताएंगे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म। डिसेंट्रलाइजेशन किस सिस्टम का फीचर है, फेडरलिज्म का। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ल मार्क्स, और इसके अपोजिट जो कॉन्सेप्ट है वो बुर्जुआ है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस द एग्जेक्टिव हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो ये द प्रेसिडेंट जो है वो एग्जेक्टिव हेड है। और इस वक्त जो करंट प्रेसिडेंट है फ्रांस का वो कौन है, एमेनुअल मैक्रोन। और सोवियत यूनियन वाज डिसॉल्व्ड इन, तो ये दिसंबर 1991 है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फिफ्थ रिपब्लिक, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर नहीं पूछा जा रहा। हमने पीछे प्राइम मिनिस्टर भी पढ़ा हुआ है, तो आप बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर का नेम क्या था। तो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट है फिफ्थ रिपब्लिक का, ये भी याद रखिए कि फिफ्थ रिपब्लिक की बात की जा रही है। जनरल डी गॉल, जनरल डी गॉल, ये आपने याद रखना है। द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन ब्रिटिश लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ पारिश, कई जगहों पर ये काउंटी भी होती है और कई जगहों पर पैरिश है। The authority of judicial review was exercised for the first time by the Chief Justice John Marshall in 1803। Marbury वर्सेस मेडिसन केस अगर आपको याद हो तो उस केस में पहली बार अमेरिकन कांग्रेस के बनाए हुए एक कानून को अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने नल एंड वाइड डिक्लेयर किया था और इस तरह से उन्होंने जुडिशियल रिव्यू की बुनियाद रखी थी। डिकोरम फॉर हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज़ 3 और हाउस ऑफ कॉमन्स का कितना है, हाउस ऑफ कॉमन्स की मेंबर्स की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जिलोटाइन और क्लोजर बाय कंपार्टमेंट इज़ अ टर्म यूज्ड इन द लॉ मेकिंग प्रोसीजर, तो ये यूके में है। ये लॉ मेकिंग प्रोसीजर में डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं, इनको हम एक मैं सेपरेट वीडियो बनाई जिसमें कैंगरो को भी हम डिस्कस करेंगे, जिलोटाइन को भी डिस्कस करेंगे, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट को भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये जो सारी टर्म्स हैं दे ऑल आर बीइंग प्रैक्टिस्ड इन लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन यूके। द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। The ideological foundation of the Turkish constitution is based on Kemalism. The Iranian revolution under the leadership of Ayatollah Khomeini removed the monarch in 1979
और जो फर्स्ट सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खुमैनी, उनकी डेथ हो गई थी 1989 में। और 1989 से लेकर आज तक जो सेकंड सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खamenei। मैं ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम पर भी आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये बहुत कम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम है। द फाउंडिंग फादर ऑफ द मॉडर्न चाइना, माओ जेडोंग। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मेड ए पार्ट ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 8वीं अमेंडमेंट के जरिए से जो कि जनरल ज़ियाउल हक ने की 1985 में। द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इसके 5 मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स की का जो कंपोजिशन है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एज चेयरमैन, 2 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड 2 मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रजिस्ट्रार होगा वो एज अ सेक्रेटरी काम करेगा। डैश इज़ द मोस्ट पावरफुल अपर हाउस इन द वर्ल्ड। तो ये सेनेट ऑफ द यूएस है। द सवरेनिटी इन इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये सवरेनिटी रेस्ट्स विद अल्लाह। तो मजलिस शूरा, कैलिफ या मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं, बल्कि नॉन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। द फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म। तो ये प्लेटो को कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले हम प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है अबाउट कम्युनिज्म वो डिस्कस कर चुके थे जब हम फिलोसफर किंग को डिस्कस कर रहे थे। अलामा इकबाल वाज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1927 है। द थर्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसका दूसरा नाम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है, वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1927। तो थर्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल 1927 में बनाई गई। द ग्रेट मुस्लिम फिलोसोफर अलामा सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वाज ए मेंबर ऑफ दिस काउंसिल। और खान बहादुर चौधरी सर शहाबुद्दीन वाज री इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑन जनवरी 1927। तो ये भी आपने याद रखना है। और ये जो काउंसिल थी इसको 7 मंथ की एक्सटेंशन दी गई थी, और इसकी द काउंसिल हेल्ड 111 मीटिंग्स ड्यूरिंग इट्स एक्सटेंडेड लाइफ। तो इसकी जो लाइफ थी वो 3 ईयर्स थी। अब इसमें बहुत सारे MCQs डिस्कस हो गए हैं, तो सारे आपने याद रखने हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो द पॉपुलेशन ऑफ एन आइडियल स्टेट, मिसाली स्टेट का जो कॉन्सेप्ट आपको पता है ये प्लेटो का है। और प्लेटो के नज़दीक जो आइडियल स्टेट थी उसकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 5040। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में आ भी सकता है। अपोजिट ऑफ प्राइवेट लॉ इज़ पब्लिक लॉ, क्योंकि प्राइवेट लॉ जो है वो ऐसे मामलात को डिस्कस करता है जो कि बिटवीन द सिटीजन्स होते हैं, लेकिन जो पब्लिक लॉ है वो ऐसा लॉ है जो कि स्टेट और सिटीजन से के दरमियान जो मामलात हैं उनको डील करता है। इनिशिएटिव एंड रिकॉल मेथड्स ऑफन यूज्ड इन। तो ये स्विट्ज़रलैंड में अक्सर यूज़ होते हैं। रिकॉल मेथड वैसे यूएस में भी यूज़ होता है, लेकिन चूंकि दोनों की बात इकट्ठी की जा रही है तो इसका करेक्ट आंसर स्विट्ज़रलैंड होगा। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके जरिए से जो इलेक्टोरेट हैं वो अपनी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करते हैं। ये 4 बहुत ही कॉमन मेथड्स हैं। एक इनिशिएटिव है, एक रिकॉल है, एक प्लेबिसिट है और एक रेफरेंडम है। तो इन पर भी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है चारों डिफरेंट टूल्स में। इट इज़ नॉर्मली द टेक्निक ऑफ प्रेशर ग्रुप्स टू इम्प्रेस द लेजिस्लेचर। तो वो लॉबिंग करते हैं और जो लेजिस्लेचर की लॉ मेकिंग प्रैक्टिस और एक्सरसाइज है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं ताकि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको अचीव कर सकें। जॉन ऑस्टन presented his theory of sovereignty in a book which was published in। तो 1832 में ये बुक पब्लिश हुई थी। द प्रोविंस ऑफ jurisprudence determined इस किताब का नाम है। और जॉन ऑस्टन आपको पता है कि इसकी जो थ्योरी है अबाउट सॉवरेनिटी उसे ऑस्टिनियन थ्योरी भी कहा जाता है, हार्मोनिस्टिक अप्रोच भी कहा जाता है। जॉन ऑस्टन जो है वो इनडिविजिबल सॉवरेनिटी की बात करता है, वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करता है। द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्राम द लैंग्वेज। तो ये ग्रीक लैंग्वेज से कौन से 2 वर्ड से मिलके बना है, उनकी मीनिंग क्या है ये आप बताएंगे। अबू नसर फराबी डाइड इन द ईयर 950 AD। वलीदुद्दीन अब्दुल रहमान फेमसली नोन एज इब्न खुल्दून। द बुक गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान इज़ रिटन बाय मुश्ताक अहमद। द बुक सैरुल मलूक वाज रिटन बाय अल-मावर्दी। इन फ्रांस सेनेट इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली। फ्रांस के ऊपर मैं आपके साथ एक फ्रांस का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके ऊपर एक वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा ख्याल है फ्रांस का सिस्टम इतना फेमिलियर नहीं है हमारे लिए, लेकिन इस पर क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। अभी वैसे बहुत सारी चीज़ें हम फ्रांस के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं, जैसे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कब शुरू हुआ, यानी उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है वो कब स्टार्ट हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन के हवाले से, रूसो का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स फ्रेंच रेवोल्यूशन,
इसके अलावा उसकी जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है, उसके दोनों हाउसेस कौन कौन से हैं, वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट कौन सा है, प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर होता है। तो आपने बताना है कि प्राइम मिनिस्टर का नेम क्या है। जो अपर चैम्बर है वो सेनेट है, और सेनेट जो है उसके मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, लेकिन कितने मेंबर्स हैं, उनका टेन्योर कितना है, ये सारी चीज़ें हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रांस बिकेम ए रिपब्लिक इन, तो ये 1792, क्योंकि 1789 में रेवोल्यूशन आया, तो उसके बाद 1792 में जो फ्रांस है वो रिपब्लिक डिक्लेयर हो गया। द वर्किंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन रशिया इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक, आगे अब मुझे नज़र नहीं आ रहा कि क्या है, लेकिन मेरा ये होगा डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। तो इसको आप डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म ही है इसका आंसर, क्योंकि हम कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें सेंट्रलाइजेशन होगी। द पुलिट ब्यूरो इन रशिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये जो पुलिट ब्यूरो है ये 1917 में इनिशियली इसको एस्टेब्लिश किया गया था, एंड रीफाउंडेड इन मार्च 1919 एट द 8th कांग्रेस ऑफ द बोल्शेविक पार्टी। इट वाज नोन एज द प्रेसिडियम फ्रॉम 1952 to 1966. The existence of the Politburo ended in 1991 upon the breakup of the Soviet Union. तो ये इसकी सारी हिस्ट्री आपके साथ मैंने शेयर कर दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये 1917 में ही कायम कर लिया गया था। तो प्रेसिडियम और पुलिट ब्यूरो के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, क्या ये एक ही चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको इससे समझ आ गई होंगी। द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ पार्लियामेंट इन पाकिस्तान, तो ये मजलिस शूरा है। मजलिस शूरा इस्लामी नहीं है, बल्कि सिर्फ मजलिस शूरा है। Supreme Court powers as to judicial review in Pakistan has been embodied under Article Dash of the Constitution। तो ये आर्टिकल 184 क्लास 3 और 199 है। इसको अगर आप एक दफ़ा देख लें इस आर्टिकल को, दोनों आर्टिकल 184 की क्लास 3 को और 199 को, तो ये फर्दर क्लियर हो जाएगा और आपको भूलेगा नहीं। राइट टू फेयर ट्रायल, तो ये जो राइट टू फेयर ट्रायल है ये 18th अमेंडमेंट के ज़रिए से ये राइट ऐड किया गया है पाकिस्तान के 1973 के आइन में। और जो 10A आर्टिकल 10A है वो राइट टू फेयर ट्रायल से डील करता है। द रिट jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया हैज़ बीन एम्बॉडीड अंडर आर्टिकल 32, नॉट 132, रेदर 32 आर्टिकल में ये लिखा हुआ है। डैश कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैविंग इट्स प्रीएम्बल एज इट्स सब्सटेंटिव पार्ट, तो ये किसका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है। In 1947, a 7 members committee was constituted to draft Indian Constitution. The chairman of the said committee was, तो ये अम्बेडकर जो कि दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ये इसके चेयरमैन थे। और इस कमेटी में कितने मेंबर्स थे, 7, ये भी पूछा जा सकता है किसी पेपर में। डैश हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ऑन मनी बिल्स इन इंडिया, तो आपको पता है कि लोअर हाउस जो है लोकसभा, उसका कंप्लीट कंट्रोल है मनी बिल्स के ऊपर, जैसे पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का कंप्लीट कंट्रोल है ऑन मनी बिल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया असाइन द रेजिडरी पावर्स, तो ये जो रेजिडरी पावर्स हैं इंडिया का आइन ये एक्सक्लूसिवली यूनियन गवर्नमेंट को देता है। यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की, लेकिन उसका जो नॉमेनक्लेचर है, जो उसका नाम है, वो यूनियन गवर्नमेंट है। मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन यूएसए हैज़ बिन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 5। 7 आर्टिकल हैं, 7 के 7 आर्टिकल्स को ज़रूर एक बार पढ़ लें और मेमोराइज कर लें कि कौन सा आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर है वो आर्टिकल नंबर 5 में एक्सप्लेन किया गया है। इन यूएसए सेनेटोरियल कर्टेसी के ऊपर भी वीडियो मौजूद है, वो देख लीजिए कि व्हाट इज़ सेनेटोरियल कर्टेसी। और सेनेटोरियल कर्टेसी जो है वो लेजिस्लेटिव एक्ट के ज़रिए से नहीं आई या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन नहीं है, रादर इट इज़ द रिजल्ट ऑफ कन्वेंशंस। यूएसए इन बिगनिंग वाज ए कन्फेडरेशन, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यूएसए की जब एस्टेब्लिशमेंट हुई, यानी अमेरिकन रेवोल्यूशन के फ़ौरन बाद से यूएसए का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कन्फेडरल था। कब से लेकर कब तक कन्फेडरल रहा और कब यूएसए फर्स्ट फेडरल, यानी उसकी जो फर्स्ट फेडरल गवर्नमेंट है वो कब बनी। आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेसी यूएसए कब तक उसके मुताबिक रूल करता रहा, यानी अपनी गवर्नमेंट का निज़ाम चलाता रहा। और जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो इस वक्त भी उनका वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कब एनफोर्समेंट उसकी कब हुई। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विंस्टन चर्चिल ये बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे, लेकिन अगर आप इनको पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये सम टाइम दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते रहे हैं और ये कंजर्वेटिव पार्टी को भी रही है, लेकिन ज़रा इसका जो आपका जो करेक्ट आंसर आप करेंगे वो कंजर्वेटिव ही करेंगे।
The sovereignty of the parliament in England has been dashed by statute of Westminster Act 1932. इसका आंसर मैं छोड़ रही हूँ आपके ऊपर कि आप इसका मुझे करेक्ट आंसर करेंगे बिकॉज इट्स रियली वेरी सिंपल. इंग्लैंड हैज़ डैश मोनार्की, इसका आंसर भी आप करेंगे एब्सोल्यूट, लिमिटेड, नो या नन ऑफ दिस. इन इंग्लैंड द होल कैबिनेट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन. तो कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात हो रही है, तो मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. ये भी आप पे, इसका आंसर भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ. मोहम्मद अली जिन्ना पुट फॉरवर्डेड हिज 14 पॉइंट्स इन. तो ये भी आंसर इसका आप बताएंगे, और किस के रिएक्शन में 14 पॉइंट्स दिए, ये आंसर भी आप बताएंगे. द फेडरेटिंग यूनिट्स ऑफ इंडिया आर कॉल्ड. इंडिया के अंदर जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो कितनी हैं और उनका नॉमेनक्लेचर क्या है, ये आंसर भी आपने करना है. अंडर वट आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ऑन इम्पीचमेंट. तो ये आर्टिकल 1 सेक्शन 2. और इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं. प्रेसिडियम ऑफ यूएसएसआर कंसिस्टेड ऑफ मेंबर्स. तो ये गूगल करना है आपने और इसके मेंबर्स देखने हैं, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि ये जो सारे 20, 24, 30 लिखा है ये गलत है और ये करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज है. ये 30+ इसके मेंबर्स हैं और इसका दूसरा नाम पोलिट ब्यूरो, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं. जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है. 80 के करीब हमने एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं. बाकी वो एमसीक्यूज़ थे जो इससे पहले हमने बार बार डिस्कस किए हुए थे और रिपीट हो रहे थे, तो मैंने वो 20 एमसीक्यूज़ एक्सक्लूड कर दिए हैं. जो क्वेश्चंस मैंने आपसे किए हैं उनके आंसर्स आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देने हैं. और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आपको किसी का आंसर नहीं मिल रहा है या कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप अपनी कन्फ्यूजन्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए. एक और चीज़ कि आप लोग मुझे आई एम जस्ट डाउटफुल कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन सही से कर रहे हैं या नहीं. मुझे लग रहा है कि आप लोग इसे बस एक गुजारा टाइप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इससे आप अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर सकते. आपको फुल फ्लेज प्रिपरेशन करनी है विद योर फुल एफर्ट, विद योर फुल एनर्जी, और एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन होनी चाहिए. आप अपना एक टाइम टेबल डिसाइड करें और उस टाइम टेबल के मुताबिक आपने जितने आवर्स स्टडी करनी है उतनी आवर्स आपको करनी ही करनी है, आइदर यू आर फीलिंग वेल और नॉट. तो सारे जो एक्सक्यूज़ेस हैं उनको आजकल एक जगह पर बंद कर दें और वहाँ से उनको निकालना नहीं है जब तक आप एक अच्छा स्कोर अचीव नहीं कर लेते टेस्ट में. इस टाइम पर बाकी जितनी भी इररेलेवेंट एक्टिविटीज़ हैं सबको पोस्टपोन कर दीजिए. और जब आप एक बार इस प्रोसेस से गो थ्रू हो जाएंगे, आपके फुल फ्लेज प्रिपरेशन हो जाएगी, आपका एक अच्छा पेपर हो जाएगा, और आप ये जो फर्स्ट स्टेप है इस जॉब के लिए, जब आपने उसको अचीव कर लिया होगा तो फिर आप अपनी बाकी एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर लीजिएगा. लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, अगर आप सीरियस नहीं हैं, आप इसको जस्ट एक अटैम्प्ट के तौर पे देख रहे हैं, तो फिर जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.